दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान के अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे अपने 184वें लेक्चर के बारे में। यानी संविधान की बात करें तो आज हमारा 34वां लेक्चर है, ओवरऑल 184वां लेक्चर है। 150 लेक्चर में आपको इतिहास विषय पढ़ाया गया, ठीक है। और आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो 5451 से लेकर के 5520 तक के सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं। यानी 5500 सवाल पूरे हो गए। 5500 सवाल जीएस में बहुत बड़ी बात होती है। और आज मैं ऐसे चैप्टर को लेकर आया हूं संविधान में, मुझे लगता है कि 30 सवाल में से शायद ही कोई बच्चा हो जो आधे सवाल का सही जवाब दे दे। 15 सवाल का जवाब आप सही नहीं दे पाएंगे, ठीक है। सही बता रहा हूं। शुरुआत में पहला सवाल खाली आसान है, बाकी 29 सवाल मैंने इस तरीके से रखे हैं कि निश्चित रूप से आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम कोई ऑप्शन भी नहीं देते और बिना ऑप्शन के आप बता दो ऐसा संभव भी नहीं, ठीक है। बता भी दिए तो मान लूंगा कि चलो संविधान आपने पढ़ रखा है, लेकिन 30 में 30 सवाल तो कोई भी बच्चा सही नहीं कर पाएगा। ये मैं चैलेंज देके कर रहा हूं। टॉपिक क्या है दोस्तों, जिस टॉपिक पर मैं चैलेंज दे रहा हूं तो लिख रहा है कि संसद संबंधी अन्य जानकारी, जिसमें हम बात करेंगे संसदीय प्रस्ताव के बारे में। संसदीय प्रस्ताव के बारे में सवाल कैसे कैसे आते हैं आप देख लीजिए। पहला वाला छोड़ दीजिए, दूसरे से देखिए। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जानते हैं, या फिर सदन का स्थगन समय कितना हो सकता है, कितने समय के लिए स्थगन होता है। राज्यसभा में एक सदस्य कितने तारांकित प्रश्न पूछ सकता है या कितने अतारांकित प्रश्न पूछ सकता है। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा किसके द्वारा आरंभ होती है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव कौन रख सकता है। इस तरह से दोस्तों तमाम ऐसे सवाल हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास ये डिसाइड करेगी कि आपको हमारा बैच क्यों ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब आप बैच ज्वाइन करेंगे ना, आप सोचो जो इंसान फ्री में इतना मेहनत कर सकता है, हम अपने पेड प्रोग्राम में कितना मेहनत करते होंगे, ये कल्पना कर लो, ठीक है। तो कुछ बैच हैं दोस्तों जो पहले से ही चल रहे हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। रोज रोज एक ही बात करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आज हमारा 184वां लेक्चर है। 5491 से लेकर के 5520 तक के सवालों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न जो हमारे होंगे दोस्तों संसदीय प्रस्ताव से संबंधित होंगे। पहला सवाल सबसे आसान सवाल, और यही एकमात्र सवाल है जिसका सभी बच्चे सही से उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद आपको दोबारा आसान सवाल नहीं मिलने वाला। लिख रहा है, 2 सदनों वाले विधानमंडल की प्रणाली को क्या कहा जाता है। याद रखिएगा, इसी को नाम दिया जाता है द्विसदनीय व्यवस्था। क्या कहते हैं दोस्तों, या तो कहें द्विसदनीय, क्या कहते हैं सदन द्विसदनीय, या तो कहते हैं द्विसदनीय व्यवस्था, या कहते हैं द्विसदनीय सदन, ठीक है, या द्विसदनीय पद्धति, कुछ भी आप यहां कह सकते हैं। आप इसे द्विसदनीय पद्धति भी बोल सकते हैं अपने अपने भाषा में, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। जैसे संसद में दोस्तों 2 सदन होते हैं। जब हम संसद की बात करते हैं तो संसद में 2 सदन है। एक है दोस्तों उच्च सदन, एक है उच्च सदन और एक है निम्न सदन, ठीक है। उच्च सदन और निम्न सदन। हाँ, उच्च सदन को हम राज्यसभा का नाम देते हैं और निम्न सदन को हम लोकसभा का नाम देते हैं, ठीक है, लोकसभा का नाम देते हैं। इसी तरह से अगर राज्यों की बात करेंगे तो राज्यों में भी दोस्तों जो विधानमंडल होता है, जो विधानमंडल होता है, इसमें 2 तरह की चीजें होती हैं। एक होता है दोस्तों, हर राज्य में नहीं होता है, एक होता है विधानसभा, जो तो दोस्तों मुख्यतः सभी राज्यों में है, और दोस्तों दूसरा होता है विधान परिषद। क्या होता है दोस्तों, विधानसभा और विधान परिषद। तो वहां इस तरह होती है, वहां भी दोस्तों द्विसदनीय व्यवस्था होती है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है। वर्तमान में कुल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर 2-2 सदन है, बाकी में नहीं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल अपने आप में डिफिकल्ट सवाल, शायद कोई बच्चा जो इसका जवाब दे। सवाल पढ़िए। लिख रहा है, नियत तिथि तक अगर कोई चीज न निपटाई जाने वाली जो मांगे होती हैं उनको बिना चर्चा के ही मतदान के लिए दोस्तों संसद के पटल पर रख दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। वैसे तो होता क्या है कि जितने भी प्रस्ताव होते हैं उन पर चर्चा जरूरी होती है, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी मांग है जिस पर पर्याप्त चर्चा नहीं हुई, लेकिन क्यों नहीं हो पाई, हुई लेकिन नियत समय तक वो चर्चा समाप्त नहीं हो पाई, इस वजह से उस पर मतदान कराना पड़ रहा है। और ऐसी चीजों को हम कहते हैं गुलेटिन। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम नाम क्या देते हैं, इसे नाम देते हैं गुलेटिन, ठीक है। क्या नाम देते हैं दोस्तों, गुलेटिन। नाम सुना था क्या, संविधान तो पढ़ा कई बार, लेकिन सर इस तरह का नाम नहीं सुना। अगला सवाल और भी खतरनाक।
लिख रहा है किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को क्या कहा जाता है। जो कोई राजनीतिक दल है या जितने भी गुट हैं, जब उनकी कोई बैठक होती है उसे क्या कहा जाता है, उस बैठक को हम कहते हैं कॉकस। क्या कहते हैं दोस्तों, कॉकस कहते हैं। सर ये आप संविधान पढ़ा रहे हैं या मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो कह सकते हैं दोस्तों ये संविधान का मनोविज्ञान है जो दिमाग को खराब कर देने वाला है। शब्द ऐसे हैं जिनका मतलब ही समझना कठिन है। अरे आप कॉकस को ऐसे समझिए ना, राजनीतिक दल की बैठक को कॉकस कहते हैं, बात खत्म। काहे अपना दिमाग खर्च कर रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो तो सीखो ना कि किसी चीज को सीखते कैसे हैं, ठीक है, हर बार आसान मत समझिए। आगे देखिए, लिख रहा आम चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में किस प्रकार की संसद की रचना होती है। देखिए अगर बहुमत की सरकार है, ठीक है, मतलब पर्याप्त संख्या है, आपके पास संख्या बल है, तब तो सरकार आपकी बन जाएगी। और अगर पर्याप्त संख्या नहीं है तो दोस्तों आपको किसी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। तो गठबंधन करके आप सरकार बनाएंगे, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं अलायंस। क्या कहते हैं, अलायंस, ठीक है। तो आप किसी न किसी के साथ जाके गठबंधन करेंगे, अलायंस करेंगे, मिलेंगे और अपने संख्या बल को बढ़ाएंगे, तभी तो जाकर के आप क्या कर सकते हैं, आपकी सरकार बनेगी। तो उसे हम कहते हैं दोस्तों त्रिशंकु सरकार। क्या कहते हैं दोस्तों, त्रिशंकु सरकार का नाम देते हैं। क्यों, क्योंकि दो लोग मिलकर सरकार नहीं बना रहे हैं, अब दोस्तों तीन लोग होते हैं। दो लोगों की अलायंस माना जाता है जो संख्या बल बढ़ाने के लिए होता है, और एक आदमी जो विपक्ष में होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, त्रिशंकु कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए सवाल, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जानते हैं, ठीक है। एक नाम तो यही दोस्तों संसदीय प्रणाली, लेकिन इसी को एक और नाम दिया जाता है संघीय प्रणाली। क्या कहते हैं दोस्तों, संघीय प्रणाली या संघीय व्यवस्था, ठीक है, संघीय प्रणाली या फिर इसे संघीय व्यवस्था का भी नाम देते हैं। तो घबराइएगा मत, चाहे आप संसदीय प्रणाली कहिए चाहे आप संघीय प्रणाली कहिए, एक ही बात है, ठीक है। अब आज मैं खाली क्वेश्चन ऐसा लेकर आया हूं एकदम परेशान करने वाले। लिख रहा है राज्य विधानमंडल के अपर हाउस। देखिए दो हाउस होता है, एक तो दोस्तों अपर हाउस होता है और एक क्या होता है दोस्तों, लोअर हाउस होता है। क्या होता है दोस्तों, अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है। अपर हाउस और लोअर हाउस मतलब क्या होता है, लोअर हाउस मतलब निम्न सदन, लोअर हाउस मतलब निम्न सदन, अपर हाउस मतलब क्या हो जाता है, उच्च सदन, अपर हाउस मतलब उच्च सदन हो जाता है, यही ना। लिख रहा है राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन करने की शक्ति किसके पास है, पहले बताओ अपर हाउस है कौन, राज्य विधानमंडल का। तो दोस्तों अपर हाउस को हम कहते हैं विधान परिषद। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं विधान परिषद। और राज्यों में विधान परिषद का अगर सृजन करना हो तो कौन कर सकता है, ये पावर हमारी संसद के पास है, ठीक है। संसद चाहेगी तो राज्य विधान परिषद का सृजन कर सकती है, लेकिन उसके लिए राज्य आग्रह करेगा तब। मान लीजिए कोई राज्य नहीं चाह रहा है कि हमारे यहाँ विधान परिषद हो, तो क्या वहां भी संसद बना देगी, नहीं। अगर राज्य की तरफ से दोस्तों इनवाइट किया जाएगा तभी दोस्तों संसद पर विचार करती है, तब जाकर दोस्तों उसका सृजन होता है, अन्यथा सृजन नहीं हो सकता, ठीक है। अगला सवाल लिख रहा है राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। एक ऐसा सवाल जो आपको बहुत परेशान करने वाला है। राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए किस बात का अनुशासन दोस्तों, देखिए सदस्य तो हैं, मान लीजिए आज आम आदमी पार्टी का सदस्य हैं, कल उठा लिए बीजेपी का झंडा, बीजेपी जिंदाबाद है, बीजेपी जिंदाबाद, ठीक है। अब ये क्या, ठीक है, तो एक होता अनुशासन बनाए रखना, ठीक है। तो राजनीतिक दलों में अनुशासन बनाए रखने को हम कहते हैं सचेतक। क्या कहते हैं, सचेतक। मुझे लगता है ना आपको पता क्या नहीं आता, मैं इस चैप्टर को पढ़ा करके ये जानने का प्रयास कर रहा हूं, क्या आपको संविधान के कुछ पारिभाषिक शब्दावलियां हैं उनके बारे में पता है। वो पारिभाषिक शब्दावलियां इन्हीं चीजों पर आधारित हैं कि किसको हम क्या कहते हैं। जैसे राजनीतिक दलों के बैठक को हम क्या कहते हैं दोस्तों, काकस कहते हैं। जब बिना चर्चा के कोई चीज मतदान के पटल पर रख दिया जाता है उसे हम बुलेटिन कहते हैं। ये शब्द होता है, ठीक है। राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने को हम क्या कहते हैं, सचेतक कहते हैं। देखिए लिख रहा है सचेतक के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करने वाले सदस्यों के विरुद्ध किस कानून के अंतर्गत कार्यवाही होती है। मान लीजिए कोई सदस्य आम आदमी पार्टी का है और वो मतदान कर रहा है बीजेपी के पक्ष में, तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है दल बदल का उल्लंघन करना, ठीक है। दल बदल कानून जो बना था, दल बदल कानून का उल्लंघन। सर हमने दल बदल के बारे में पहले भी पढ़ा था दोस्तों, आपने दल बदल के बारे में पढ़ा होगा 10वीं अनुसूची में। कहां पर दोस्तों, अनुसूची 10 जो थी दोस्तों, वो 10वीं अनुसूची में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, जहां दल बदल कानून के बारे में बताया गया, ठीक है। लिख रहा है किस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना है। मान लीजिए देश में कोई ऐसी घटना दुर्घटना घटी, लेकिन उस पर संसद में चर्चा ही नहीं हो रहा है,
रहा है। अरे जरूरी है कि मतलब संसद में कोई प्रस्ताव रखा जाएगा तभी चर्चा होगा? अरे इस तरह का कोई अचानक से कोई राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, कोई लोक महत्व का मुद्दा है जिस पर दोस्तों ध्यान आकर्षित करना है, तो देखिए अविलंबनीय लोक महत्व का अगर हिस्सा है तो इसके लिए दोस्तों वहां पर स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। क्या लाया जाता है? स्थगन प्रस्ताव। देखिए इसे याद कैसे रखेंगे, मैं आपको एक ऐसा ट्रिक देता हूं, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। मान लीजिए हम आप मिलकर कुछ और काम कर रहे हैं, तब तक एक तीसरा आदमी आकर इंटरप्ट कर दिया। अगर उसे पता है कि दो लोग बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, तीसरा आके इंटरप्ट तभी कर रहा होगा जब कोई बड़ी बात होगी, और बड़ी बात होगी तो हमें अपना काम रोकना पड़ेगा और उसकी बात सुनना पड़ेगा। बस इसी को कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। देखिए संसद अपनी कार्यवाही में लिप्त थी, लेकिन ऐसा कोई राष्ट्रीय महत्व या लोक महत्व का बात आ गया कि उसको रखना पड़ा, इसलिए कार्यवाही को रोकना पड़ा। इसी को कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव। हम आप अपनी भाषा में समझने ज्यादा सही है, किताबी भाषा में समझेंगे तब तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, समझना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन आप धन्यवाद प्रस्ताव, ये तो बड़ा अच्छा प्रस्ताव है। अच्छा, धन्यवाद प्रस्ताव दिया कब जाएगा? जब संसद में कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम करेगा। जैसे सर, जैसे बता दीजिए, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण दिया। क्या दिया दोस्तों? राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ। ठीक है, अभिभाषण हुआ, तो राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया, लोग उसको सुन करके क्या करेंगे दोस्तों? अब धन्यवाद प्रस्ताव देंगे। क्या देंगे? धन्यवाद प्रस्ताव। जैसे आप ही का बर्थडे नहीं होता है, अरे 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 भाई साहब हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। आपकी एनिवर्सरी हुई, ठीक है, आप कहेंगे शादी हुआ नहीं, अरे सुन लो, जिसकी हुई वो सुन ले, ठीक है, तो हैप्पी एनिवर्सरी भाई। तो आप क्या करते हैं? धन्यवाद, धन्यवाद, अरे आप सभी लोगों का आभार है। यही है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जैसे हुआ, मैं एग्जांपल दिया, तो यहां अभिभाषण को लेकर के दोस्तों धन्यवाद प्रस्ताव होता है। वही सवाल लिख रहा है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा ये किसके द्वारा आरंभ होता है, कि कौन है जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ कर सकता है? अरे जो कोई प्रस्तावक है, उसको लाने वाला व्यक्ति, तो प्रस्तावक बोल सकते हैं। प्रस्तावक मतलब कौन हो गया? जो, जैसे आप बताइए, आप धन्यवाद किसको देते हैं? तो जो आपको बर्थडे विश किया रहेगा उसको आप धन्यवाद दीजिए, तो जो विश किया उसी को तो प्रस्तावक कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर कौन है? जो कोई संसद का जो मेंबर प्रस्तावक है, आप उसको धन्यवाद प्रस्ताव, उसी के द्वारा आरंभ होता है। लेकिन आप बहुमत का समर्थन प्राप्त होने में संदेह की स्थिति पैदा होने पर सरकार लोकसभा में कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा लोकसभा में दोस्तों कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? सरकार स्वयं दोस्तों ये प्रस्ताव लेकर आती है, तो सरकार को अपना विश्वास प्रस्ताव लेकर आती है। क्या लेकर आती है दोस्तों? विश्वास प्रस्ताव। ध्यान दीजिएगा, मैं दो बातें बता रहा हूं। अगर सरकार प्रस्ताव लाती है तो विश्वास प्रस्ताव लाएगी। अगर विपक्ष प्रस्ताव लाता है, अगर विपक्ष लाता है प्रस्ताव, तो उस प्रस्ताव को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं? अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। बस यही ध्यान दीजिएगा, अगर सरकार लाएगी तो विश्वास प्रस्ताव लाएगी, विपक्ष लाएगा तो अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। ये जिस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे उस दिन मैंने लाइन बताया था। देखिए आज ये सवाल आ गया है। ठीक है, आगे सवाल पढ़िए। लिख रहा, किस प्रस्ताव का उद्देश्य यह सिद्ध करना होता है कि संसद का बहुमत सरकार के साथ है? तो याद रखेगा, यह किसके द्वारा सिद्ध होता है? तो यह विश्वास प्रस्ताव के द्वारा ही सिद्ध होता है। ठीक है, विश्वास प्रस्ताव के द्वारा ही यह सिद्ध होता है कि बहुमत किसके साथ है? सरकार के साथ। अगर बहुमत नहीं सिद्ध करना है तब क्या करेंगे? तब अविश्वास की बात करेंगे। लिख रहा, सदन की स्वीकृति के लिए सत्ता पक्ष द्वारा, सत्ता पक्ष मतलब जिसकी सरकार चल रही हो, सत्ता पक्ष का मतलब क्या है दोस्तों? सरकार जिसकी हो। ठीक है, तो सत्ता पक्ष द्वारा प्रस्तुत अनुदान की मांगों में किसी भी प्रकार की कटौती के लिए विपक्ष द्वारा रखे गए प्रस्ताव को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कटौती प्रस्ताव। क्या कहते हैं? कटौती प्रस्ताव। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आप घर से बहुत दूर आप आए हैं, कहीं पर तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो घर से ना एक निश्चित अमाउंट में आपको पैसे मिलते होंगे। ये 3,000 भैया आपको दिया जा रहा है, इसी में आपको महीने का खर्चा चलाना है। कोई 4,000 पाता होगा, कोई 5,000 पाता होगा, जैसा है जिसके परिवार की स्थिति वैसा वो पाता होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 2,000 में भी अपने खर्चे को मैनेज करते होंगे। ठीक है, हैं जिनका उद्देश्य पढ़ाई करना है, वो किसी न किसी तरीके से अपना मैनेज करते हैं। मुद्दा यह है कि आपकी माता जी ने कहा आपके पिताजी से कि हमने बबुआ को जो है 3,000 रुपये दे दिया। पिताजी ने कहा 3,000 क्यों दे दी? ज़्यादा है, उससे 500 रुपये मांग लिया जाए। ठीक है, या मतलब कम देने का दबाव बनाते हो, तब कटौती करना। ठीक है, तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, अगर वो कोई मांग रख रहे हैं, लेकिन विपक्ष दोस्तों उसमें चाह रहा है कि इसमें कटौती हो, उसमें कमी लाई जाए, तो उसके लिए कटौती प्रस्ताव पेश करता है। सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग खर्च किए तुरंत उत्तर गलत हो जाएगा। बहुत आसान शब्दों में समझिए, जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं उससे कनेक्ट करके समझेंगे, अपने आप समझ में आएगा। लेकिन आज सदन में अविश्वास प्रस्ताव, अच्छा ये अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहा है, तो अविश्वास प्रस्ताव कौन रख सकता है? विपक्ष।
ठीक है, विपक्ष जो होता है दोस्तों वही अविश्वास प्रस्ताव रखता है। और विपक्ष में क्या आप कह सकते हैं, विपक्षी दल का कोई भी सदस्य, विपक्षी दल का कोई भी सदस्य, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो सदस्य अकेले रखेगा, अकेले नहीं रखेगा, ठीक है, अकेले नहीं रखेगा। उस ऐसा नहीं कि एक आदमी चाह रहा है कि हम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दें तो आ जाएगा, नहीं। अरे कोई गाजर मूली है, हलवा समझ के रखे हो? अविश्वास प्रस्ताव जो सत्ता पक्ष उसके खिलाफ लेकर आ रहे हो, हलवा थोड़े है। इसके लिए कम से कम 50 लोगों को प्रस्तावक बनना पड़ता है, एक दो लोग प्रस्तावक नहीं होते, कम से कम 50। वही लिख रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के समय इसके पक्ष में कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है दोस्तों? तो याद रखेगा 50 सदस्य, ठीक है। कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होता है, तब जाके अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और दो अविश्वास प्रस्ताव के मध्य कितनी गैपिंग होती दोस्तों? मध्य याद रखेगा 6 माह की गैपिंग होती, कम से कम 6 माह का गैप होना चाहिए, ठीक है, 6 माह का गैप होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आज अविश्वास प्रस्ताव ला दिया फिर 15 दिन बाद ला दिया, कोई मजाक थोड़े चल रहा है। संसद का सत्र भी चलने दोगे या फिर अविश्वास प्रस्ताव ही लाते रहोगे? तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई हैं, आप मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, निश्चित रूप से आपको क्वालिटी समझ में आएंगी। किताबों को पढ़ करके भी, कोर्स को पढ़ करके भी और हमारे यूट्यूब से, तो निश्चित रूप से आप खुश होंगे, ठीक है। जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे एक बात तो जानते होंगे कि नितिन सर ईमानदारी से पढ़ाते हैं, कम समय में ज्यादा बेहतर मैटर देते हैं। आप कमेंट देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए, वही हाल हमारी किताबों का भी है, उल जुलूल बातें आपको लिखी हुई नहीं मिलेंगी, हर किताब अपने आप में स्टैंडर्ड मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के कितने दिनों के अंदर इस पर चर्चा होना आवश्यक है। मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव क्या कर दिया, विपक्ष ने क्या कर दिया, प्रस्तुत कर दिया। भाई विपक्ष को ही प्रस्तुत करना है और विपक्ष के जो है 50 प्रस्तावक भी हो गए, ठीक है, और उन लोगों ने दोस्तों रख भी दिया। अब कितने दिनों के अंदर दोस्तों उसको रखा जाना चाहिए? तो कम से कम यहां कितने दिनों के लिए? तो 10 दिन यहां रखा गया, जो समय सीमा 10 दिन की अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के 10 दिनों के अंदर इस पर चर्चा होना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया और सरकार करे नहीं हम दूसरे काम में बिजी हैं, हमारे पास समय नहीं, बात ही नहीं कर रही है, चर्चा ही नहीं करें। 10 दिन का समय दिया जाएगा, 10 दिन के अंदर आप समय निकाल करके उस अविश्वास प्रस्ताव पर अपना बहुमत सिद्ध करिए, नहीं तो सरकार आपकी चली जाएगी, ठीक है। लिख रहा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ये किस प्रकार के प्रस्ताव में से एक है दोस्तों? तो धन्यवाद प्रस्ताव तो ठीक है, इसी धन्यवाद प्रस्ताव को मूल प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रस्ताव 3 तरह के होते हैं, ठीक है, जिसमें मूल प्रस्ताव भी होता है, ठीक है, स्थानापन्न प्रस्ताव भी होता है जो किसी पर डिपेंड होता है, इस तरह के भी होते हैं। लिख रहा मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेश किए जाने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? उसी को स्थानापन्न कहते हैं। उसके नाम में भी तो लिखा स्थानापन्न प्रस्ताव, ठीक है। भाई मूल प्रस्ताव है तो क्या है दोस्तों? एक्यूरेट है, उसमें चेंजेस नहीं हो सकता। लेकिन जो स्थानापन्न है वो किसी दूसरे प्रस्ताव के स्थान पर पेश किया जाता है। जैसे एग्जांपल दूं दोस्तों, अगर आप दूध पीते हैं तो बात खत्म, दूध का कोई अल्टरनेट नहीं होता। लेकिन अगर आप चाय पीना पसंद करते हैं और कहीं पर गए, सामने वाले ने आपको कॉफी ऑफर कर दिया, तो आप कहते हैं हाँ चाय कॉफी में कोई एक चल जाएगा। तो स्थानापन्न, चाय और कॉफी क्या है? स्थानापन्न। दूध का कोई स्थानापन्न नहीं, लेकिन चाय और कॉफी का है, ठीक है, यही समझिएगा। अगला सवाल लिखिए, लिख रहा मंत्रिपरिषद या किसी एक मंत्री के विरुद्ध या फिर मंत्रिपरिषद के विरुद्ध उसकी विफलता पर खेद या रोष जताने के लिए दोस्तों कौन सा प्रस्ताव पेश किया जाता है? तो कौन पेश करता है दोस्तों? जाहिर सी बात है विपक्षी पेश करते होंगे, जो विपक्षी वो पेश करते होंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों अब कोई सरकार का आदमी अपने लोगों के खिलाफ या अपनी मंत्रिपरिषद के खिलाफ या अपने सदस्यों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव थोड़े लाएगा, वो तो विपक्षी दलों के द्वारा लाया जाएगा। तो यहां पर दोस्तों निंदा किया जाता है, इसलिए यहां पर निंदा प्रस्ताव की बात आती है। जैसे अभी दोस्तों मणिपुर वाला इशू आपने सुना होगा, उसके बाद विपक्ष की तरफ से दोस्तों निंदा प्रस्ताव रखा गया, ठीक है, सरकार की निंदा, लेकिन सरकार वो भी नहीं सुनना चाहती है। लिख रहा निंदा प्रस्ताव नियमानुसार है या नहीं है, इसका निर्णय दोस्तों कौन करता है? ठीक है, तो इसका निर्णय कौन करता है? हमेशा अध्यक्ष करेगा। अगर हम विधानमंडल की बात करेंगे तो विधानसभा अध्यक्ष करेगा, अगर लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करेगा कि यह नियमानुसार निंदा प्रस्ताव है कि नहीं है। नहीं तो फिर विपक्षी दलों को मौका मिल जाएगा तो रोज निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, कहेंगे हम सरकार की रोज निंदा करेंगे। अब ऐसा भी नहीं कि सरकार सब कुछ गलत करती है और ऐसा भी नहीं कि सरकार सब कुछ सही करती है। देखिए अंधभक्त मत बनिए, भक्ति करिए लेकिन अंधभक्ति मत करिए। मैंने क्या कहा, कोई व्यक्ति, भगवान से गलती नहीं होती, इंसानों से होती गलती। तो ऐसा नहीं है, चाहे हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, समाजवादी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, ऐसा नहीं कि सब भ्रष्ट हैं, सब खराब हैं, और ऐसा भी नहीं कि सब अच्छे हैं।
ठीक है, तो बैलेंस करना पड़ता है, तराजू को बराबर करना पड़ता है दोस्तों, वो देखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी, जैसे मैं किसकी बात करूं, मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे घर में ऐसे कई सारे लोग हैं मतलब सुन नहीं सकते बीजेपी के बारे में। और ऐसा नहीं कि मैं किसी का जो है बुराई बता रहा हूं, ठीक है, मैं भी बीजेपी का भी समर्थक हूं, मैं कांग्रेस का भी समर्थक हूं, मैं समाजवादी। देखिए हम शिक्षक हैं, हम शिक्षक हैं, हमें तो देश की भलाई से मतलब, हमें पार्टी वार्टी से कोई मतलब नहीं है। देश का भला करने वाला हर व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है, और देश के लिए बुराई बात करने वाला, उसके लिए गलतियां निकालने वाला, उसकी कमियों को बढ़ाने वाला हर व्यक्ति मेरे लिए खराब है। मैं अपने भाषा में समझा रहा हूं, तो मुझे इस बात से आप मत तौलिएगा कि सर आपने बोल कैसे दिया। देखिए हम शिक्षक हैं, हम हमेशा अच्छाई के बारे में जानते हैं, और हम ईमानदारी से जो बात बता रहे हैं, ठीक है, कि उनके बहुत सारे कार्य अच्छे हैं, लेकिन अगर कुछ चीजें खराब है, आप बोलना सीखिए, आप बोलना सीखिए, ठीक है, वहां चुप रहना गलत है, ठीक है, ये मैं समझाना चाह रहा हूं, बाकी और कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, कंपेयर करेंगे कि भाई किसमें से कौन ज्यादा अच्छा है, तो उसमें बेशक जो है अलग अलग पार्टी का रोल हो सकता है कि पार्टी एज कंपेरिजन टू इनके ये ज्यादा अच्छा काम कर रही, वो अपनी जगह, मैं उसमें नहीं दोष दे रहा हूं, लेकिन जहां गलती हो वहां बोलना चाहिए, है कि नहीं, तो ये समझिए। लिख रहा निंदा प्रस्ताव नियमानुसार है या नहीं है, तो इसका निर्णय दोस्तों अध्यक्ष करता है। लिख रहा राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद किस समिति की सिफारिश पर 3-4 दिनों तक धन्यवाद प्रस्ताव दिया। मैंने अभी एग्जांपल भी दिया था कि धन्यवाद प्रस्ताव क्यों दिया जाता है, जैसे राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ तो लोग धन्यवाद प्रस्ताव देते हैं, कौन देता है, तो जो प्रस्तावक रहेगा वो दे सकता है। लेकिन दोस्तों किसकी सिफारिश पर देता है, तो संसद की जो कार्य मंत्रणा समिति होती है उसकी सिफारिश पर, संसद की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर दोस्तों ये लाया जाता है, तब दोस्तों जाकर के लोग धन्यवाद प्रस्ताव देते हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। आगे बढ़िए। लिख रहा स्थगन प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की स्वीकृति चाहिए, तो दोस्तों स्थगन मैंने कहा ना कि कोई लोक महत्व का मुद्दा है, कोई राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, तो ऐसे में कम से कम 50 सदस्य चाहिए। कितने चाहिए दोस्तों, कम से कम 50 सदस्यों की आवश्यकता होगी, तब जाके दोस्तों स्थगन की बात आएगी। ऐसा नहीं कि कोई आया और कुछ बोला और काम हमने बंद कर दिया, ठीक है, ये होता है। किस प्रक्रिया द्वारा सदन के कामकाज को विनिर्दिष्ट समय के लिए दोस्तों स्थगित किया जा सकता है, तो ये स्थगन प्रस्ताव है, ठीक है, स्थगन प्रस्ताव द्वारा कुछ समय के लिए काम को रोक दिया जाता है। लिख रहा है सदन का स्थगन समय कितना हो सकता है दोस्तों, यह स्थगन कुछ घंटों के लिए हो सकता है, कुछ घंटों के लिए हो सकता है बात न बने तो कुछ दिनों तक मामला चला जाए, कुछ दिनों तक चला जाए, या हो सकता है और सरकार की निंदा हो रही हो तो कुछ सप्ताह में भी तब्दील हो सकता है, कुछ सप्ताह में भी तब्दील हो सकता है। यही दोस्तों इसका है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हमेशा स्थगन लेके बैठे रहोगे तो सत्र कैसे चलेगा, भाई देश भी चलाना है ना, कोई राष्ट्रीय महत्व या लोक महत्व का मुद्दा लेकर के सब कुछ बंद कर दिया जाएगा तो ये भी तो सही नहीं है, तो ये समझना है। लिख रहा मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए कौन सा प्रस्ताव पेश किया जाता है, आपको करना क्या है, आपको संशोधन करना है, तो संशोधन करना है तो संशोधन प्रस्ताव पेश करिए, किसी बात को रोकना है तो स्थगन प्रस्ताव पेश करिए, आपको निंदा करना है सरकार की तो निंदा प्रस्ताव पेश करिए, आपको धन्यवाद कहना है तो धन्यवाद प्रस्ताव पेश करिए। देखिए कितना अच्छा नाम है, सब उसके नाम में छिपा है, ठीक है। आप कटौती कराना चाहते हैं तो आप कटौती प्रस्ताव पेश करिए, सब नाम में तो छिपा है। आप कहते हैं हमको याद नहीं हो रहा है, अरे इसमें याद करने वाला क्या है भाई। लिख रहा विभिन्न प्रकार के कार्यों की अगली कार्यवाही के लिए नियमित उपाय के रूप में पेश किया जाने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है। जो विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, संसद में अलग अलग तरह के कार्य होते हैं, उनके अगली कार्यवाही के लिए दोस्तों जो प्रस्ताव पेश होता है उसे कहते हैं अनुषंगी प्रस्ताव, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों, अनुषंगी प्रस्ताव, मतलब उसी से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है अनुषंगी प्रस्ताव, ठीक है। लिख रहा किसी विधेयक पर विचार के प्रस्ताव के संबंध में कौन सा प्रस्ताव पेश किया जाता है, विधेयक पर विचार चल रहा है तो इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन प्रस्ताव। क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। किसे दोस्तों, मान लीजिए किसी विधेयक पर विचार चल रहा है, ये उससे संबंधित होते हैं, प्रतिस्थापन प्रस्ताव, ठीक है। ये सब अलग अलग नाम है दोस्तों, इसको आप जरूर याद रखिए, बहुत विस्तार में हम लोग अपने पेड क्लास में चर्चा करते हैं, आप आइए तो सही। लिख रहा लोकसभा में एक सदस्य कितने तारांकित प्रश्न पूछ सकता है, बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, कितने तारांकित प्रश्न पूछ सकता है, तो एक सदस्य के द्वारा केवल एक ही प्रश्न पूछा जाना चाहिए, नियम है। लोकसभा की अगर बात हो रही दोस्तों, तो लोकसभा में एक
एक सदस्य केवल एक प्रश्न पूछ सकता है, बस एक प्रश्न पूछ सकता है। भाई इतने सदस्य हैं, सबका ख्याल रखना पड़ेगा ना, अगर ज्यादा पूछने के लिए कह देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और यहां पर एक नियम और है दोस्तों, एक दिन में, अगर हम एक दिन की बात करें तो एक दिन में कुल 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितने दोस्तों? कुल 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, इसको याद रखेगा, मैं किसी और की नहीं बात कर रहा हूं। हर जगह नियम बदल जाते हैं। लोकसभा में एक सदस्य एक प्रश्न पूछ सकता है, एक दिन में कुल 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तारांकित प्रश्न। क्या? तारांकित प्रश्न। लिख रहा है राज्यसभा में एक सदस्य कितने तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां बात किसकी हो रही दोस्तों? यहां लोकसभा की बात हो रही थी, यहां राज्यसभा की बात हो रही थी। देखिए राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, यहां पर एक दिया गया था, यहां पर 3 मिलता है। कितना मिलता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, अगर सदस्य कहां का है? राज्यसभा का है, ठीक है। राज्यसभा सदस्य कितने प्रश्न दोस्तों? 3 प्रश्न पूछ सकता है। एक दिन में कितने प्रश्न दोस्तों? 3 प्रश्न। और कुल कितने प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों? तो कुल प्रश्नों की सीमा नहीं है, कुल प्रश्नों की सीमा नहीं है, मतलब कितना भी प्रश्न पूछा जा सकता है, यहां कोई कंडीशन नहीं। कंडीशन जो है तारांकित के लिए वो लोकसभा में है कि एक दिन में अधिकतम 20 पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जा सकता है। लेकिन राज्यसभा में कोई सीमा नहीं है। करा लोकसभा में एक सदस्य कितने अतारांकित प्रश्न पूछ सकता है। ये तारांकित था, ये अतारांकित है, ये आपको ध्यान देना। अगर अतारांकित की बात करेगा तो दोस्तों लोकसभा में 4 प्रश्न पूछा जा सकता है। कितने प्रश्न दोस्तों? 4 प्रश्न। एक सदस्य कितने प्रश्न पूछ सकता है? 4 प्रश्न पूछ सकता है। और कुल कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो कुल प्रश्नों की संख्या है दोस्तों, कुल 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितना? 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लोकसभा में किस में बात हो रही है? अतारांकित के लिए बात हो रही है। और ये तो लोकसभा की बात करें, वो भी अतारांकित के लिए बात करें। लेकिन दोस्तों अगर हम इसी राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा दोस्तों क्या है? सीमा मुक्त है, कितना भी पूछ ले, कोई कंडीशन नहीं। ये क्या है दोस्तों? सीमा मुक्त है। अतारांकित प्रश्नों की कोई सीमा नहीं है, चाहे एक आदमी पूछे, चाहे सब के सब पूछे, कोई कंडीशन नहीं। ठीक है, अतारांकित के लिए। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, समझ में आया? वैसे अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो इसी तारांकित और अतारांकित से संबंधित सवाल होंगे, उस पर और ज्यादा विस्तार में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। और आप मुझे खाली इतना बताया करिए कि ये सब प्रश्न जो मैं ढूंढ कर देता हूं, ये सब आपके लिए नए हैं कि नहीं है? आपने कहीं से भी कोचिंग कर रखा हो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, लेकिन ये सारे प्रश्न आपको आने चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने ठीक ढंग से पढ़ा ही नहीं है। सच बताऊं, आपने ठीक ढंग से नहीं पढ़ा। अगर ठीक ढंग से पढ़ा होता तो आप मेरे एक एक सवाल का जवाब देते। और मैं तो बहुत आसान सवाल पूछ रहा हूं भैया, यूट्यूब की क्लास है, मेहनत तो हम अपने पेड क्लास में करते हैं, वहां के सवाल कैसे बता पाओगे? अगर आप YouTube के नहीं बता पा रहे हो तो आप मेरे पेड बैच के सवाल कैसे बताओगे? और पेड बैच के सवाल वही सवाल हैं जो एक्चुअली में आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। वो इंपॉर्टेंट सवाल हम कराते हैं। तो दोस्तों कम से कम ये तो आपको आना ही चाहिए। नहीं आता है तो जम के तैयारी करिए, हमारे साथ आइए, कदम बढ़ाइए, कदम मिलाकर चलेंगे, सफलता के दरवाजे तक पहुंचाएंगे। विश्वास कीजिए, हम ज्यादा हो हल्ला नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, या उनके हैंड रिटन नोट्स हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं, किताबें हैं, कोर्स हैं, क्लास चल रही है, बस इतना ही। ठीक है, और इतनी में हमको सुकून है पढ़ाने में। और चलिए, अच्छा लगा हो तो आपसे निवेदन है, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ कहते नहीं हैं। बाकी आपकी मर्जी, करोगे तभी जब आपके दिल से आवाज़ आएगी। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके दिल से आवाज़ आ रही है और बाकियों से नहीं आ रही आवाज़ ना, तो आवाज़ निकालने में बहुत माहिर इंसान हूँ। आज नहीं तो कल आपका दिल जीत के दिखाऊंगा, ये मेरा वादा आप सभी से। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।